नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ग्रुप फैक्टर थियरी, समूह कारक सिद्धांत। और पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसको दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। और उन्होंने कुछ 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात की थी, जिनको हमने वन बाय वन अच्छे से डिस्कस किया था। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थियरी इम्पॉर्टेंट थी। तो आज की जो थियरी है वो है समूह कारक सिद्धांत, जिसको दिया है थर्स्टन ने, या आप कह सकते हैं इसके प्रतिपादक हैं थर्स्टन। थर्स्टन का ये सिद्धांत जो है बुद्धि का एक बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट और मात्रात्मक सिद्धांत है। थर्स्टन का नाम केवल इसी सिद्धांत के लिए विख्यात या प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि उन्होंने कारक विश्लेषण विधि को भी विकसित किया। थर्स्टन ने क्या किया, उन्होंने जी फैक्टर को चैलेंज किया, उसकी आलोचना की। और साथ में इन्होंने एक्स फैक्टर जो था उसको भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। जी फैक्टर थ्योरी आपको पता है, यूनिफैक्टर थ्योरी में हमने जी फैक्टर की बात की थी। और टू फैक्टर थ्योरी में हमने एस और जी फैक्टर की बात की थी। तो इन्होंने दोनों ही फैक्टर्स को, एस और जी फैक्टर को इम्पोर्टेंस नहीं दी, इनकी आलोचना की। इन्होंने कहा कि ग्रुप ऑफ फैक्टर काम करते हैं हमारी इंटेलिजेंस में, तो इन्होंने ग्रुप ऑफ फैक्टर को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस मूव होता है अलग अलग फैक्टर्स का या एलिमेंट्स का। और जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और इन्हीं इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स में से जो है कोई एक एलिमेंट होगा जो प्राइमरी होगा, मतलब प्राथमिक होता है, जो मुख्य रूप से काम करता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। और प्राइमरी मेंटल एबिलिटी करके ही थर्स्टन ने जो है एक बुक भी लिखी थी। और इन्होंने जो है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात की है, 7 मुख्य मानसिक क्षमताएं दी हैं थर्स्टन ने। ये जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, ये हैं स्पेटियल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी और रीजनिंग। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्पेटियल एबिलिटी, आपने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसमें भी स्पेटियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे है स्पेटियल एबिलिटी, जिसे हम कहते हैं स्थानिक क्षमता। इसमें क्या होता है, मतलब जो स्पेटियल एबिलिटी होती है जिन व्यक्तियों में, उनको क्या है स्पेस की या स्थान की अच्छी खासी नॉलेज होती है। जैसे ही वो किसी भी स्पेस को देखकर या जगह को देखकर जो है उसको अपने माइंड में इमेजिन करके उसका एक नक्शा तैयार कर देते हैं। जैसे हम घर बनाने के लिए किसी को ज़मीन दिखाते हैं कि इसके लिए नक्शा तैयार करना है, तो वो क्या है, उस ज़मीन को देखकर जो है उसके लिए नक्शा तैयार कर देते हैं अपने माइंड में इमेजिनेशन करके, या अपनी बुद्धि का यूज़ करके जो है उस चीज़ को बना देते हैं। इसमें हमारे आर्किटेक्ट आ जाते हैं, मूर्तिकार होते हैं, वो भी क्या है स्पेटियल एबिलिटी होती है उनके अंदर अच्छी। तो ये सब चीज़ें आएँगी हमारी स्पेटियल एबिलिटी में। जो सेकंड टाइप है वो है परसेप्चुअल एबिलिटी। परसेप्चुअल, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या करते हैं, परसेप्चुअल मतलब सेंसेस के द्वारा जो है नॉलेज को प्रिसीव करते हैं। आप अपने सेंस ऑर्गन को यूज़ करके कितना सीख पा रहे हैं या कितना इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, वो आएगा आपका परसेप्चुअल एबिलिटी में। और जो थर्ड टाइप है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको हम संख्यात्मक योग्यता भी कहते हैं। और इस एबिलिटी में या योग्यता में क्या होता है, इसमें मतलब जिसके आधार पर व्यक्ति साधारण गणितीय प्रक्रियाएं, मतलब जो नॉर्मल मैथमेटिक्स से रिलेटेड कार्य होते हैं उनको कर लेता है। जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब जोड़ना घटाना गुणा भाग आदि, ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी में। जिसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी होगी, मतलब वो लोग जो है नंबरों से अच्छे से खेल पाते हैं। फोर्थ आ जाएगी हमारी वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी मतलब वाचिक योग्यता।
ये वह योग्यता है जिसकी सहायता से व्यक्ति क्या करता है, शाब्दिक विचारों को समझता है और उनका उपयोग करता है। मतलब जो वर्बल एबिलिटी है हमारी, वो रिलेटेड है कॉम्प्रिहेंशन से, समझ से। समझना किसको है? कॉम्प्रिहेंशन ऑफ वर्ड्स को। वर्ड की जो समझ है, शब्दों की समझ से जुड़ी है हमारी वर्बल एबिलिटी। और वर्बल एबिलिटी के बाद आ जाएगी हमारी वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी में क्या होगा, जो मतलब पहली वर्बल एबिलिटी में हमने कॉम्प्रिहेंड किया, और वर्ड फ्लुएंसी में जो है हम उसका यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ वर्ड्स आ जाएगा। मतलब जिसकी वर्ड फ्लुएंसी अच्छी होगी वो क्या है, लैंग्वेज को भी अच्छे से बोल पाएगा। इसलिए जो वर्ड फ्लुएंसी है उसका अच्छा होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, मेमोरी। मेमोरी मतलब स्मृति योग्यता। मेमोरी को हम हिंदी में स्मृति कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस योग्यता के आधार पर जो है व्यक्ति अधिगम करता है तथा प्राप्त सूचना को क्या करता है, वो धारण करता है। मेमोरी मतलब आप कितना याद रख पा रहे हैं चीज़ों को। आपने कोई चीज़ सीखी, आपने उसको कितना याद रखा, कितना आप उसको धारण कर पाए अपने अंदर, वो आ जाएगा हमारा मेमोरी से। और जो सेवंथ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है वो है रीजनिंग, जिसको हम कहते हैं तर्क या तार्किक योग्यता। इस योग्यता के आधार पर जो है व्यक्ति अमूर्त संबंधों का प्रत्यक्षीकरण करता है, मतलब उनका उपयोग करता है। वो जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं भी हैं, उनके प्रति भी वो रीजनिंग लगाता है। और इस योग्यता के आधार पर ही क्या है, व्यक्ति जो है समस्याओं का समाधान करता है। कैसे? अपने जो उसके पुराने अनुभव होंगे उनका प्रयोग करके वो नई समस्याओं को जो है सॉल्व करता है। ये आ जाता है हमारा रीजनिंग एबिलिटी में। अब ये हमने 7 प्रकार की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ पढ़ी, इनको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें भूलें नहीं। तो जो फर्स्ट है वो है हमारी स्पेटियल एबिलिटी, जिसका हमें पता है स्पेस से रिलेटेड होती है। व्यक्ति को स्पेस का अच्छे से ज्ञान होता है, उसमें ये स्पेटियल एबिलिटी अच्छी होती है। जैसे हमारे आर्किटेक्चर आ गए, मूर्तिकार आ गए, वो सभी क्या हैं, स्पेटियल एबिलिटी में आते हैं। और जो सेकंड है वो है परसेप्चुअल एबिलिटी। इसमें हमें पता है क्या होता है, सेंसेस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन गेन की जाती करते हैं उसको, या मतलब जो इंफॉर्मेशन हमने गेन किया उसको हम कितना इंटरप्रेट कर पाते हैं, वो आ जाएगा हमारा परसेप्चुअल एबिलिटी में। ये टोटली बेस्ड है हमारी सेंसेस ऑर्गन में। आपको पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं और उनके थ्रू हम कितना सीख पाते हैं, वो आ जाता है हमारा परसेप्चुअल एबिलिटी में। मतलब जो व्यक्ति अच्छे से सेंसेस के थ्रू ज़्यादा नॉलेज गेन करता है, मतलब उसकी परसेप्चुअल एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी का यूज़ जो है हमारी डेली लाइफ में होता ही है, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में जो है नंबर्स का यूज़ करते ही हैं। जैसे हमने किसी को पैसे देने, हम काउंट कर रहे हैं, तो क्या है, वहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी का यूज़ हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति इन चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से और ईज़िली और जल्दी कर पाता है, उसमें क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी होती है। ये हमारी मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई होती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति मैथ्स में अच्छा है तो उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी तो डेफ़िनेटली अच्छी ही होगी। फोर्थ है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में वही बात आ गई कि हमें जो है समझना है वर्ड्स को। वर्ड्स की हमें अच्छी समझ होनी चाहिए। जैसे एक पोइम है, अब पोइम में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनका एज़ इट इज़ मीनिंग नहीं लिया जाता। उनका जो इनर मीनिंग होता है वो समझना ज़रूरी होता है। तो वही बात है इसमें कि वर्बल एबिलिटी में जो है हमने उन वर्ड्स को समझना है ताकि हम पोइम का मीनिंग समझ पाएँ। नेक्स्ट है वर्ड फ्लुएंसी, यूज़ ऑफ वर्ड्स। अगर हमारी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होगी तो क्या है, हम वर्ड्स का अच्छे से यूज़ कर पाएँगे, और वर्ड्स का अच्छे से यूज़ होगा तो हम फ्लुएंटली बोल पाएँगे। तो इसलिए जो है जो व्यक्ति फ्लुएंटली बोल पाते हैं और इफ़ेक्टिवली बोल पाते हैं, उनकी जो है वर्ड फ्लुएंसी होती है वो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी में मतलब हम चीज़ों को कितना याद रख पाते हैं। कोई भी चीज़ हमने सीख ली, कई बच्चे होते हैं, अब हम ध्यान लगा कर नहीं सीखते हैं, तो क्या होता है, जब हम सुन रहे हैं हमें याद है लेकिन थोड़ी देर बाद क्या है, उसको हम भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों में जो है मेमोरी एबिलिटी अच्छी नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो कोई व्यक्ति है एक बार किसी चीज़ को सुन लिया, पढ़ लिया या देख लिया, उसको वो लंबे टाइम तक जो है रिकॉल कर पा रहा है या अच्छे से अपने अंदर उसको धारण कर लिया है, तो उसकी जो है मेमोरी क्या है, वो अच्छी होती है, शार्प होती है। उसकी स्मृति अच्छी होगी। लास्ट है रीज़निंग। अब रीज़निंग आपको पता है, रीज़निंग का अर्थ होता है तर्क या
तार्किक योग्यता आ जाएगा, रीज़निंग एबिलिटी में। मतलब तर्क कितना लगा पाते हैं, आपके अंदर तार्किक क्षमता कितनी है। कोई भी सिचुएशन है या कोई भी आपके सामने परिस्थिति आ जाती है जहाँ पे आपकी रीज़निंग का यूज़ होना है, तो वहाँ पे आप कितने अच्छे से रीज़निंग का यूज़ करके उस चीज़ से बाहर निकलते हैं। कोई प्रॉब्लम है उसको अपनी रीज़निंग के द्वारा सॉल्व करके कितना जल्दी बाहर निकलते हैं, तो वो डिपेंड करेगा आपकी रीज़निंग एबिलिटी में। अगर आपकी रीज़निंग एबिलिटी अच्छी होगी, तो आप जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँगे, अदरवाइज़ आप फँसे रह जाएँगे। इसलिए जो व्यक्ति जल्दी से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, तो उनकी क्या है, रीज़निंग एबिलिटी जो है अच्छी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस की। जो क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो दी है हमारी आरबी कैटिल ने, या आप कह सकते हैं इसके प्रतिपादक हैं आरबी कैटिल। अब इन्होंने बात की है दो प्रकार के इंटेलिजेंस की। जैसे ये जो दो प्रकार के इंटेलिजेंस है, इनके नाम से ही पता लग रहा है, फर्स्ट क्रिस्टल और फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लूइड इंटेलिजेंस की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तरल बुद्धि। अब ये जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ये हमारी हेरिडिटी से जुड़ी हुई होती है, और आपको पता है जो चीज़ हेरिडिटी से जुड़ी हुई होती है उसको हम क्या है, इंक्रीज नहीं कर सकते, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। और इसमें क्या होता है, इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है और उसी के बेसिस पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब इंस्टेंट डिसीजन जो लेंगे वो किसके बेसिस पर होगा, वो होगा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बेस पर। तो ये जो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस है ये जुड़ी हुई होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। और आपको पता है डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है दिशाओं में सोचना। मतलब आप किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, उसमें जो है आप बहुविकल्प की तरफ जाएंगे। ये क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई होती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें क्रिएटिविटी का यूज़ किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने ऊपर भी बात की, कि इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग होगा तो क्या है, प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व किया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी जो है हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है काम आती है। और ये जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ये डिक्रीज होती है आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल के बाद जो है ये डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है। और इसको बढ़ा तो हम सकते नहीं, क्योंकि ये क्या है, हमारी हेरिडिटी से, अनुवांशिकता से जुड़ी हुई होती है। इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, इसको हम कहते हैं ठोस बुद्धि। अब ये इसमें उल्टा होता है, जो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो हमारी हेरिडिटी से जुड़ी हुई होती है, और जो हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस ठोस बुद्धि है वो लर्न्ड होती है। मतलब इसको हम सीखते हैं। अब सीख तो हम कहीं से भी सकते हैं, जैसे बुक से सीख लिया, इंटरनेट से सीख लिया, या कोई और सोर्स हमारे पास प्रेजेंट है तो हम उससे क्या करते हैं, इसको सीखते हैं। अब जिस चीज़ को हम सीख रहे हैं उसको क्या है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम सीखेंगे वो चीज़ उतनी और बढ़ेगी। तो जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है वो क्या है, वो लर्न्ड होती है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। और ये जुड़ी हुई होती है हमारे कन्वर्जेंट थिंकिंग से। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्रिस्टलाइड क्रिस्टलाइज्ड, सी से क्रिस्टलाइज्ड और सी से कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये जुड़ी हुई होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग से, इसको हम अभिसारी चिंतन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इंटेलिजेंस का यूज़ होता है हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग में। इसमें हम जैसे बहुविकल्प से एक की तरफ आएँगे। इसमें सिंगल आंसर की तरफ जाएँगे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग में। इसलिए इसमें क्या होता है, हमारी इंटेलिजेंस, बुद्धि का यूज़ होता है, और इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। हम मैंने ऊपर भी बताया कि जो चीज़ लर्न्ड होती है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो इंक्रीज़ तो ऑब्वियसली होगी ही होगी। तो ये बात की हमने क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस की, जिसको दिया है आरबी कैटल ने। फ्लूइड इंटेलिजेंस हमारी हेरिडिटी से जुड़ी हुई होती है, और इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ किया जाता है। और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो लर्न्ड होती है और कन्वर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई होती है। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, या थ्री डायमेंशनल, और इसको हम 3D मॉडल भी कहते हैं। हिंदी में इसको हम कहेंगे त्रिआयामी बुद्धि। अब ये जो त्रिआयामी बुद्धि है इसमें क्या है, इसको दिया है जॉय पॉल गिलफर्ड ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो स्पीयरमैन है उनका क्रिटिसाइज किया। स्पीयरमैन ने दी है हमारी टू फैक्टर थियरी, जिसमें एस और जी फैक्टर काम करते हैं। तो जो
गिलफोर्ड हैं उन्होंने टोटली क्रिटिसाइज़ किया है स्पीयरमैन को। इन्होंने जो थर्स्टन का काम था उसको ज़्यादा डेवलप किया, या हम कह सकते हैं कि थर्स्टन के काम से ये थोड़ा बहुत इंस्पायर थे। अब थर्स्टन का हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि थर्स्टन ने क्या किया था। थर्स्टन ने दिए थे हमारे 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। तो जो गिलफर्ड हैं उन्होंने भी इसी को आगे बढ़ाया, इन्हीं के काम को, या इनके काम से इंस्पायर थे, हम ऐसा मान सकते हैं। और आपको पता है थर्स्टन ने भी क्या है, एस और जी फैक्टर को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, इनकी आलोचना की थी। तो वही हमारे जो जेपी गिलफर्ड हैं उन्होंने भी क्या किया, जो स्पीयरमैन का एस और जी फैक्टर था उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसकी आलोचना की। इन्होंने 3 डायमेंशंस दिए, इसके नाम से पता लग रहा है 3 डायमेंशनल या 3D। तो इन्होंने 3 डायमेंशंस की बात की, 3 आयाम की बात की, जिनको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, वो है कॉप। अब जो चाइल्ड पेडागोजी है वो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसको हमें ट्रिक से याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे चीज़ें याद रह जाती हैं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। जो 3 आयाम हैं वो हैं मेंटल कंटेंट, मेंटल ऑपरेशंस और मेंटल प्रोडक्ट। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 डायमेंशन, इन्होंने एक क्यूब दिया था। 3D मॉडल का मतलब एक 3D क्यूब दिया था, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये इस तरह का इन्होंने एक क्यूब दिया था जिसको हम, आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, एक 3D, मतलब इस तरह का इन्होंने एक क्यूब दिया था और उसी को इन्होंने डिवाइड किया था 3 डायमेंशंस में। अब जो फर्स्ट है मेंटल कंटेंट, इसमें कितने एलिमेंट्स की बात की है इन्होंने, 5 एलिमेंट्स या डायमेंशंस दिए हैं जो आगे प्रोसेस करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि मेंटल कंटेंट में कितने एलिमेंट्स दिए गए थे। तो मेंटल कंटेंट में 5 एलिमेंट्स की बात की गई है। मेंटल ऑपरेशन और मेंटल प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट्स की बात की गई है। जो मेंटल ऑपरेशन है उसमें आपकी एक्टिविटीज़, क्रियाएँ आती हैं, और जो मेंटल प्रोडक्ट है उसमें जैसे कंटेंट और ऑपरेशन के बाद जो भी फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो आपका मेंटल प्रोडक्ट आएगा। अब ये जो 5 6 एलिमेंट हैं, ये हालाँकि पूछे नहीं जाते कि कौन-कौन से हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो मेंटल कंटेंट है उसमें जो 5 एलिमेंट्स आते हैं वो है आपका विज़ुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियर। और जो सेकंड है आपका मेंटल ऑपरेशन, उसमें आएगा आपका इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, मेमोरी और कॉग्निशन। और जो आपका मेंटल प्रोडक्ट है उसमें आएगा यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशंस। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस में। तो इसमें टोटल जो एलिमेंट है वो हम कैसे निकालेंगे, टोटल एलिमेंट इक्वल टू, इसमें जो ये हमने 5 6 6 पढ़ा इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता है 5 6 सा 30 और 36 सा 180। और यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, पहले जो था 120 एलिमेंट्स थे, उसके बाद 150 एलिमेंट्स हुए, और लास्ट में जो रिवाइज़्ड किए गए हैं, जो लेटेस्ट हैं, वो हैं 180 एलिमेंट्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 180 टिक करना है। तो ये थी हमारी 3 डायमेंशनल या 3 आयामी बुद्धि, जिसके बारे में हमें पढ़ा, जिसे जेपी गिलफोर्ड ने दिया है, और इन्होंने 3 डायमेंशंस की बात की है, और इसमें टोटल एलिमेंट 180 हैं। अब इन थियरी में हमने 2 टर्म्स पढ़ी, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो अब उनके बारे में भी थोड़ा-सा जान लेते हैं। जो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है उसको बोलते हैं अभिसारी चिंतन। मैंने आपको पीछे क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस में बताया कि कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई होती है। मतलब इसमें इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, लॉजिक का यूज़ होता है, और सिंगल आंसर की तरफ हम आते हैं। मतलब जैसे आपके एमसीक्यू हो गए। एमसीक्यू में क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दी गई होती हैं आपको, और आपने सिर्फ एक आंसर निकालना होता है वहाँ से।
तो जब आप एक आंसर निकालेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें आपकी इंटेलिजेंस का यूज़ होगा। तो वो आ जाएगा आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग में। और सेकंड है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको हम अपसारी चिंतन कहते हैं। और अपसारी चिंतन में जो है क्रिएटिविटी का यूज़ होता है। क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मक सोच जो है उसका यूज़ होता है और इमेजिनेशन का यूज़ होता है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग में। और इसमें मल्टीपल आंसर्स आते हैं। मतलब मान लीजिए ये आपको कोई एक प्रश्न दिया, निबंधात्मक प्रश्न है, मान लीजिए ऐसे टाइप क्वेश्चन है। अब आपको बोल रहे हैं कि इसका अपने अपने हिसाब से जो है आंसर निकालो। आप क्या करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करेंगे, इमेजिनेशन का यूज़ करेंगे। तो आप इसके जो है मल्टीपल आंसर निकालेंगे। जैसे आप दिशाओं में सोचेंगे, ये आपका एक क्वेश्चन है, अब आप उसके आंसर के लिए क्या है, दिशाओं में सोच रहे हैं। और इधर कन्वर्जेंट में उल्टा है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं, आपको एक आंसर की तरफ आना है, उसमें सिंगल आंसर की तरफ आएंगे। यहाँ पे देखिए एरो अंदर की तरफ है क्योंकि हमें एक सिंगल आंसर की तरफ आना है, और इधर एरो बाहर है, क्वेश्चन अंदर है, हम इसके लिए जो है दिशाओं में सोचेंगे, मल्टीपल आंसर्स निकालेंगे इसके। तो ये था हमारा थ्री आयामी या थ्री डायमेंशनल। तो आज इस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए वो थे ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत, जिसमें हमने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा। और इसके बाद हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस, जिसमें हमने क्रिस्टल और फ्लूइड इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट और लास्ट जो हमने पढ़ा वो था स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट या थ्री डायमेंशनल या थ्री आयामी बुद्धि। उसके बाद थोड़ा सा हमने कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।